ये जो स्टोरी है ना, ये मेरी दादी की स्टोरी है, मेरी एक बहुत प्यारी एंजल की। और कहते हैं ना, जब आप बिल्कुल हिम्मत हारने वाले होते हो, तभी भगवान एक ज़ोर का किक मारता है और आपकी लाइफ वापस ट्रैक पे आ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ था हमारे साथ भी, हमारे साथ, मेरी फैमिली के साथ और मेरी दादी के साथ। आज से करीबन 6 महीने पहले की बात है। मेरी दादी और हम लोग सब नॉर्मल थे, तब सब नॉर्मल चल रहा था। दादी की तबीयत भी थोड़ी ऊपर नीचे थी और थोड़ी एज के कारण उनकी हालत थोड़ी ख़राब हुआ करती थी। हमें लगता था कि एज की है, इसलिए हम ज़्यादा उन पे वो नहीं करते थे और उन्हें ज़्यादा प्रेशर आउट भी नहीं करते थे। थोड़े दिन बाद दादी को लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए, एंड लूज़ मोशंस भी ऐसे कि अब उन्हें सेंसिबल नहीं होता था कि वो कहाँ पे क्या कर रही हैं। हमें लगा शायद उनकी एज हो रही है, इसलिए वो ऐसा कर रही हैं। और जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, नॉर्मल फूड पॉइजनिंग है। और हमें लगा कि शायद हाँ, फूड पॉइजनिंग ही होगी और दादी ठीक हो जाएंगी। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और दादी ठीक भी हो गई। पर हमें नहीं पता था कि उनके लूज़ मोशंस उन्हें इतना कमज़ोर कर देंगे कि जो दादी जो पूरे घर में बस इधर से उधर दौड़ती रहती थी, आज वो उठने के लिए भी उन्हें कम से कम 4 लोग की ज़रूरत पड़ती थी। उसी दिन में दादी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, इतनी कि दादी अब उठ के बैठने में भी मुश्किल होती थी। हम सबको लगा कि दादी की तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि अब दादी का मुश्किल है कुछ भी। तो हमने सोचा उनकी हालत ख़राब है और उन्हें अब घर पे ही रखेंगे, हम डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि दादी खुद चाहती थी कि उन्हें कभी लास्ट टाइम पे उन्हें हॉस्पिटल ना लेके जाया जाए। और हम भी ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि दादी को घर पे ही रखेंगे, उनकी ऐसी ही सेवा करेंगे। पर जो हम चाहते हैं वो हो, ये ज़रूरी तो नहीं होता ना। हर चीज़ जो हम मांगते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें मिल ही जाए। कुछ दिन बाद दादी की हालत ऐसी हो चुकी थी और उनके पीठ में बेड सोल्स होने लगे थे। एंड नाउ आपको मैं बेड सोल्स का मैं बता दूं कि ये एक घाव जैसा होता है जो धीरे धीरे करके मांस और हड्डियों को गलाने लगता है। और जब मैंने उस बेड सोल्स को देखा था ना, तो उससे खून रिस रहा था। एंड हाँ, मैं जानती हूँ कि दादी को सेंस नहीं था, इसलिए उन्हें दर्द नहीं हो रहा था, पर वो बहुत दर्दनाक था। हमने दादी से बहुत प्यार से पूछा भी, दादी कहीं दर्द हो रहा है क्या? पर दादी को कुछ सवाल का समझ ही नहीं थी, इसलिए वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। कुछ समझ नहीं आया और घर वालों ने डिसाइड किया कि अब शायद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा। हम जानते थे कहीं ना कहीं एक डर था कि अगर दादी हॉस्पिटल गई तो वापस आना उनके लिए मुश्किल होगा। उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और ये बात हम सब जानते भी थे। इसलिए हमने डिसाइड किया कि अब जो भी होगा उन्हें हॉस्पिटल तो लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इतने दर्द में शायद हम भी उन्हें नहीं देख पा रहे थे। तो फिर एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया गया और दादी को हॉस्पिटल लेके जाने लगा। सब कुछ तैयारी हो गई, उनके बैग एक पैक हो चुके थे, सारी फाइल्स वगैरह सब रख ली थी। और जैसे ही एम्बुलेंस आई ना, तो शायद दादी भी जान चुकी थी कि उन्हें हमसे कहीं दूर लेके जाया जा रहा है। हाँ, कह सकती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, पर जब घर की बात आती है ना, तो मैं बहुत वीक पड़ जाती हूँ यार। उस दिन अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, पर दादी की चीख ने ना आँखों में बहुत आंसू ला दिए थे और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बस मैं रो दी। मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे जाके क्या करूँ, मैं कैसे जाके क्या बोलूँ। पर फिर भी अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। और मेरे सामने ही दादी को हॉस्पिटल लेके चले जाया गया। एम्बुलेंस में डाल के उन्हें वो चीखती रहीं, वो चिल्लाती रहीं कि उन्हें नहीं जाना था। शायद वो खुद ये बात कहती थी, पर वो भी मजबूर थी कि वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद पापा का मेरे पास कॉल आया और दादी के कुछ ज़रूरी कपड़े उनने मंगाए और मैं और मेरे मासी का बेटा, हम दोनों बस गाड़ी पे बैठे और तुरंत निकल गए। जैसे ही मैं अपने हॉस्पिटल पहुंची और मैंने देखा कि दादी कहीं दूर एक बिस्तर पे लेटी हुई हैं और उनके आसपास कोई नहीं है और वो बहुत घबरा रही हैं। तभी मैंने पापा से पूछा, पापा क्या मैं दादी से मिलने जा सकती हूँ? पापा ने बोला कि हाँ ठीक है, अभी तो चली जाओ, अभी ऐसा कुछ है नहीं, तुम जा सकती हो। और मैं जैसे दादी के पास गई और मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा घबरा रही हैं। वो शायद इस टाइम से डर रही थी और वो ये कहीं ना कहीं जानती थी कि अब हम उनके साथ नहीं रहेंगे
आगे का सफ़र उन्हें खुद से लड़ना होगा, खुद से टकराना होगा और उन्हें हमारे लिए वापस आना होगा। पर ये मुश्किल था। उस दिन मेरा एक हाथ उनके सिर को सहला रहा था और दूसरा उनके हाथ को कस के पकड़ा हुआ था, और मैं दादी से कह रही थी, दादू दादू आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, देखो हम सब हैं यहाँ पे। आप बिल्कुल ऐसे घबरा नहीं सकते, आप बहुत स्ट्रांग हो ना, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप ऐसे हार नहीं सकते ना, आप मेरी दादू हो। मैं कहीं ना कहीं ये बात कह तो रही थी, बट अंदर ही अंदर ना बहुत डर रही थी। मैं भी कहीं ना कहीं ये बात जानती थी कि अगर दादी गई तो शायद वापस आना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। उनकी हालत बहुत ख़राब थी और ये बात हम सब जानते थे। पर ये बात उनको कैसे कहती, उनको कैसे मैंने उनसे बस एक बार बोला, दादी मैं आपके साथ हूँ, हमेशा हमेशा बस आपके पास हूँ, आप बिल्कुल घबरा नहीं सकते। उस दिन शायद दादी भी मेरी बात बहुत गौर से सुन रही थी और कुछ देर बाद वो शांत भी हुई। उन्होंने मेरा हाथ बहुत कस के पकड़ा और वो शायद चाहती थी कि मैं उनका हाथ कभी ना छोड़ूं, उनके पास बस यूँ ही बैठी रहूँ। पर ये ज़रूरी तो नहीं था ना। कुछ देर बाद बॉयज़ आए और उन्हें हमारे सामने से लेके जाने लगे। हम सब उनके पीछे दौड़ रहे थे। तब तक दादी को आईसीयू में नहीं लेके जाया गया। जी हाँ, दादी को आईसीयू में लेके जाया गया और आईसीयू में ऐसा जहाँ पे हम सब उनसे दिन में 2 बार मिल सकते थे, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम। वहीं उनके रूम के आईसीयू के रूम के बाहर पापा ने एक पतली सी दरी बिछा दी थी, जहाँ पे पापा और भैया हर दिन उनके पास ही बैठे रहते थे कि जैसे ही कभी कुछ अच्छी सी खबर आएगी तो पापा और भैया दौड़ के दादी के पास चले जाएं। पर ये अच्छी खबर का इंतज़ार हमारे लिए इतना बड़ा होगा ये हमने कभी सोचा नहीं था। धीरे धीरे करके दादी की हालत और ख़राब होने लगी थी। दादी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी कि अब उनने बोलना छोड़ दिया था। वो दादी जो अपनी आवाज़ से पूरे घर को सोते से जगा दिया करती थी, आज हमारे उनको जगाने के बावजूद भी वो अपनी आंखें तक के नहीं खोल रही थी। हाँ, ये बात हम जानते हैं कि वो शायद दवाई का नशे के कारण वो उठ नहीं पा रही थी, पर ये हमारे लिए भी तो मुश्किल था ना। हम उन्हें बहुत बहुत उठाने की कोशिश करते थे। दादी दादी उठो, दादी देखो मैं आई हूँ, दादी दादू। मैं जानती थी कि दादी मेरी बात नहीं सुन देंगी, पर फिर भी ना जाने क्यों उनसे हर बात शेयर करने का मन होता था। हर बार स्कूल के बाद मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे थे और मैं जैसे ही घर आती थी बिना कपड़े चेंज किए बस गाड़ी उठाई और मैं और मम्मा दादी के पास चले जाया करते थे। स्कूल की ड्रेस में ही दादी के कमरे में जाके दादी से कहती थी, दादी दादू दादू पता आज मेरा प्रैक्टिकल्स था, आज ना मैंने ऐसा किया, आज मेरा एग्ज़ाम था और मैंने ना अच्छे से दिया। अब आप मुझे ऑल द बेस्ट बोलो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। कल मेरा एग्ज़ाम है दादी, ऑल द बेस्ट बोलो ना। दादी तो कभी आँख भी नहीं खोला करती थी। मैंने ना उस दरवाज़े के बाहर आते हुए हर एक चेहरे को पढ़ा है, लोगों के उतरे हुए चेहरे देखे हैं मैंने। वो बस दादी की एक आवाज़ के लिए तरसे हैं। यहाँ तक तो हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अब हम दादी की आवाज़ को छोड़ के उनकी मुस्कुराहट के लिए तरसते थे। कई बार तो मैंने उस रूम के बाहर आते चेहरे को ये सुन बोलते हुए भी देखा है कि दादी ने तो आँख खोली भी नहीं है। उस टाइम पे मैं भले ही चाहे कैसी भी होती थी, बट इन सबसे दूर होके एक कमरे में खुद को बंद कर लिया करती थी और घंटों बैठ के रोया करती थी और भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती थी, भगवान जी आप जो चाहे ना वो ले लो मुझसे, पर मेरी दादी को मेरे पास बुला दो, प्लीज़ वापस भेज दो मेरी दादी को। ना जाने कितने दर्दों को और मम्मी के ना जाने कितने पाठों को मैंने सुना है दिन भर। वहाँ पापा से आए दिन पूछा था, पापा दादी की कोई खबर नहीं, दादी तो सेम है, अब तो बोल भी नहीं रही और कहीं भी खैर तो मुस्कुरा भी नहीं रही है। उस बीच ना मैंने अपने घर वालों को टूटते देखा है, बिखरते देखा है, हर एक शख्स की आँखों से आंसू को बहते हुए देखा है। मैंने मेरे पापा को भी टूटते हुए देखा है। मेरे पापा के बारे में बता दूं कि वो इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, पर उस बीच मैंने उनके भी आंखों में आंसू देखे हैं। मैं टूट के बिखरना और बिखर के फिर समेटने की हर कोशिश करते थे और हर दिन हम सब टूट के फिर बिखर जाया करते थे। धीरे धीरे करके दादी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब शायद उन्हें आईसीयू से हटा के नॉर्मल आईसीयू में डाल देंगे। उस दिन ना ऐसा हो रहा था जैसे हमारे घर में शायद ज़ोरदार भूकंप आया हो। सब गुस्से में तरबतर थे और शायद मेरा भाई तो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में था।
उस दिन मैंने उसकी आँखों में ना गुस्से के साथ साथ दर्द भी देखा। गुस्सा ये कि आप हमारी हर कोशिश पे पानी क्यों फेर रहे हो? हम पैसे भी दे रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी मेरी दादी ठीक क्यों नहीं हो रही है? और दर्द इस बात का कि दादी आज भी दर्द में है, पर वो कुछ कह नहीं पा रही हमसे बता नहीं पा रही, वो हमें पहचान नहीं पा रही। क्यों? उसमें मैंने अपने घर वालों को टूट के बिखर के फिर समेटते हुए देखने की पूरी कोशिश करी है, पर कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे करके दादी को एक नॉर्मल आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। हम फिर भी उनके दरवाजे के बाहर एक पतली सी दरी डाल के बैठ जाया करते थे कि दादी जब भी कुछ अच्छा होगा तो हम सब दौड़ के दादी के पास पहुंच जाएंगे। पर ये कभी हुआ ही नहीं। थोड़े दिन बाद सागर से मेरे मामा जी और पापा की बुआ दादी को, मतलब मेरी बुआ दादी और पापा की बुआ को बुलाया गया। पापा को समझाएं कि अब दादी को घर लिया जाएगा, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं उन्हें आईसीयू में। पर ये इतना आसान भी तो नहीं था ना। पापा को डर था कि कहीं आगे जाके कुछ ऐसा हो और फिर कहीं दादी को हम लेके ना जा पाएँ, इसलिए वो डर रहे थे। पर हम सब ने समझाया भी और उन्हें मनाया भी कि अब शायद उन्हें हमारी ही ज़रूरत है और डॉक्टर अब उन्हें भी कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर ने भी बोल चुका था दादी का लास्ट स्टेज है और उन्हें घर लेके जाना ही सही रहेगा। बस ये डिसाइड हुआ। फिर पापा ने बोला कि एक काम करते हैं, दादी को आईसीयू से हटा के हम नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि अगर दादी की हालत ठीक हुई तो उन्हें घर ले आया जाएगा, वरना नॉर्मल वार्ड में ही रखा जाएगा। उन्हें ऐसे नहीं घर लेके आ सकते। और हम हर कोशिश में ना हार चुके थे। भगवान से भी शायद धीरे धीरे करके भरोसा उठने सा लगा था, क्योंकि हमारी इतने भरोसे के बावजूद भी, इतने प्रे करने के बावजूद भी दादी में कोई हरकत नहीं थी। हम सब टूट चुके थे। पर हमें ये नहीं पता था कि भगवान में अभी श्रद्धा बाकी है और हम जब हारने ही वाले थे तो एक ज़ोरदार किक हमें आगे मिलने वाला था। हम जैसे उन्हें आईसीयू से हटा के नॉर्मल वार्ड में लाए ना, दादी बोल उठी। उन्हें बोलना चालू कर दिया। वो जब बोलने लगी तो वो चुप ही नहीं हुई। हम सब ना झूम उठे थे और थोड़ी देर बाद पापा को कॉल आया कि हम दादी को घर ला रहे हैं। तो बस हम सब नाच रहे थे। मैं सच बताऊँ तो मैं शायद कहीं बिस्तर पे खड़े होके ना बस नाच रही थी कि मेरी दादी घर आ रही है। हमारे घर में ना ऐसे हो रहा था जैसे दिवाली की तैयारी हो रही थी। दादी के पूरे कमरे को डिटॉल से साफ़ करा गया। उनके लिए एक नया बिस्तर, एक नया तकिया, एक नया चादर, हर कुछ नया नया लाया जा रहा था, जिससे पता नहीं क्या है। बस हम बहुत खुश थे। मेरे घर के सामने से निकलने वाली हर एक एम्बुलेंस के लिए मैं दौड़ के जाके गेट पे खड़े हो जाया करती थी कि मेरी दादी आ रही है, मेरी दादी आ रही है। पर कहते हैं ना, इतनी आसानी से वेट कंप्लीट नहीं होता। और जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत इंतज़ार करो तो उसके लिए इतना जल्दी टाइम भी नहीं आता। शाम के 7:30 हो रहे थे और मेरे भाई की गाड़ी की बहुत ज़ोर से हॉर्न बजा और हम सब बाहर आए तो उन्होंने बोला कि बस दादी पुल पर है, नीचे आ रही हैं। हम सब दौड़ के आए और सब बाहर खड़े हो गए। पूरे घर में ना ऐसे रोशनी की जैसे हो रहा था। सब बहुत खुश थे और जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। और जैसे ही दादी आई ना तो हम सब दादी के पास आके खड़े हो गए। उनको उनके बिस्तर पे लिटाया गया और हम सब उनके इर्द गिर्द जाके खड़े हो गए कि दादी आप मुझे पहचानते हो? देखो मुझे जानो। हाँ जानते हैं। उनकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, पर उस दिन उन्होंने सबके नाम लिए। अरे हम सबको जानते हैं। तुम हमारी नातिन हो, तुम हमारी पोती हो। उस दिन बहुत खुशी हुई थी। उस दिन ऐसा लगा जैसे हमने सांस में ना सांस आई और फिर इस बार ना दिल की धड़कन फिर चालू हो चुकी थी हमारी। उस दिन ना दादी ने मम्मा का हाथ पकड़ के एक बात बोली कि पता है जब हम ना हॉस्पिटल में थे ना तो पता नहीं हम क्या करते, हम बहुत दिक्कत में थे। अब हम सब तुम्हारे साथ आ गए हैं तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखकर, ये सुनकर ना जैसे ऐसा लगता है जैसे जन्नत पा लिया हमने। दादी हमारे साथ थी और हम जैसे लग रहा था कि हम रेस ना बस हारते हारते जीत गए हैं। और जैसे किंग खान ने भी तो कहा है ना, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और मेरी दादी तो है ही बाजीगर। इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी है वो। उससे 6 महीने बाद ऑन 26 मई दादी ने अपनी आंखें बंद कर ली फाइनली।
दादी को ज़्यादा दर्द नहीं था, बस उन्हें ये था कि वो अब उन्हें बेड रेस्ट पे बोल दिया था, तो इस कारण वो उठने की कोशिश किया करती थी। उस बीच मेरी और दादी की बॉन्ड ना थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। हाँ, ये कह सकते हैं कि पूरे घर में पापा के बाद एक नई थी जो शायद दादी से बहुत क्लोज थी। आए दिन उनके साथ की गई हर मस्तियाँ और हर दिन उनकी मार खाना जैसे मेरे दिन का रूटीन हो चुका था। उन्हें कोई कुछ भी कहे ना तो बहुत बहुत अजीब सा फील होने लगा था मुझे। बहुत बहुत क्लोज़ हो चुकी थी मैं अपनी दादी के। आई नो कि वो आज भी मेरे साथ है और उनसे उन्हें ना हर बात बताने का ना पता नहीं क्या शौक़ था जो वो नहीं भी जानती थी ना, फिर भी उनके बारे में बताया जाता था। दादी दादी पता आज मैंने यूट्यूब खोला, दादी आज मेरी वीडियो पे ना इतने सारे लाइक्स आए, अरे कोई देखता नहीं है पर आप देखोगी, आप सुनोगी। मैं जानती थी कि वो मेरी कोई वीडियो सुनती नहीं है। हाँ, उनको ये सब समझ में भी नहीं आता था, पर मैं उनको फिर भी सुनाया करती थी। और ना एक दिन उन्होंने मुझसे सामने से पूछा, तुम कुछ कर नहीं रही हो क्या? उस दिन मैंने उनसे बोला था, दादी अब ना मैं नेक्स्ट वीडियो आपके ऊपर बनाऊंगी, आप सुनोगी ना? एंड आई नो कि आज वो ये वीडियो सुन रही हैं। सुन मेरी दादी, आई रियली मिस यू एंड नाउ शी इज़ अ एंजल एंड नाउ शी बिकम अ स्टार, माई एंजल स्टार। आई मिस यू दादी। बेस्ट फ्रेंड हूँ आपकी। आपकी कौन हूँ मैं? बेस्ट फ्रेंड हूँ आपकी।